पॉज कीजिए वीडियो जरा। आ गई, चलिए अच्छी बात है। हाँ भाई, फाइनल ईयर आप लोगों के में जो टॉपिक चल रहा है वो है फेरोमोन। ये अब कंप्लीट होने पर आया है, ठीक है। बस मैं लास्ट टाइम ये एक बात और बता देती हूँ, फेरोमोन अपने आप में बहुत ही ह्यूज टॉपिक होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसलिए आप जब अपने प्रिपरेशन करते हैं एग्ज़ाम की तो फेरोमोन को तो ज़रूर 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 याद कीजिएगा, ठीक है। इसको एक बार ज़रूर स्टडी कर लीजिएगा। चलिए, तो कल हमने बात की थी फेरोमोन एंड इंसेक्ट बिहेवियर के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं फेरोमोन एंड मैमल्स बिहेवियर और बिहेवियर ऑफ मैमल्स, ठीक है, आप कुछ भी कह सकते हैं। हाँ भाई, तो फेरोमोन का मैमल्स के बिहेवियर पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, यही बात हम लोग यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोगों को जानते होंगे कि मैमल्स में भी फेरोमोन का सीक्रेशन होता है ना फेरोमोन का। अगर मैं एक बहुत छोटी सी बात बताऊँ तो कहाँ से होगा, फेरोमोन का होता है, हम ठीक है, हम अपनी भी बात करते हैं, अगर मतलब ह्यूमंस की बात की जाए तो फेरोमोन का सीक्रेशन कहाँ से होगा, पसीने से होगा, अदरवाइज यूरिन से होगा, ठीक है, वेजाइनल फ्लड से होता है। तो यहाँ से सीक्रेशन होता है किसका स्त्रावन होता है यहाँ से, फेरोमोन का। तो बहुत सी कंपनियों ने क्या किया है, अब इन्हीं में से, मतलब पसीने में से, यूरिन में से, वेजाइनल फ्लड में से जो फ्रेग्रेंस आती है, जो मतलब स्मेल आती है, उसे वहां से एक्सट्रैक्ट करके उसी के जैसा क्या बनाया है उन्होंने, कृत्रिम फेरोमोन। कृत्रिम फेरोमोन बनाया जा रहा है अब बहुत सी कंपनियों के द्वारा। ऐसा किस लिए होता है, एक्चुअली ऐसा इसलिए किया जा रहा है जिससे मानवों की अगर हम बात करते हैं तो ह्यूमंस में लैंगिक क्रियाएं इजीली हो सके, ठीक है क्लास। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं अपने फेरोमोन एंड, नमस्कार सर, फेरोमोन एंड मैमल्स बिहेवियर के बारे में, ठीक है। तो अगर हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेकर देखते हैं, देखिए ये चीज तो आप लोग क्लियर हो गई होगी कि फेरोमोन का सीक्रेशन, अगर हम मैमल्स की बात करते हैं, हम लोग अपनी बात करते हैं, तो कहाँ कहाँ से सीक्रेशन होता है मैमल्स उसमें, ठीक है। तो फेरोमोन का सीक्रेशन, उसका स्त्रावन पसीने से, यूरिन से, वेजाइनल फ्लड से हो सकता है इजीली, ठीक है। इन्हीं के बेसिस पर बहुत सी कंपनियां क्या करती हैं, कृत्रिम फेरोमोन बना रही हैं, जिनका कारण क्या है, पर्पस क्या है, कि जिससे मानवों में क्या हो सके, लैंगिक क्रियाएं इजीली संपन्न हो सके। इसीलिए कंपनियां इन चीज का प्रोडक्शन कर रही हैं। चलें, अब एग्जाम्पल देख लेते हैं क्लास। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें कि फेरोमोन का मैमल्स के बिहेवियर पर बहुत 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 ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। अगर मैं ये बोलूँ कि हाँ वाकई में फर्क पड़ता है फेरोमोन का हम लोगों पर या नॉर्मल किसी मैमल पर, तो उस चीज को मैं सिद्ध कैसे करूंगी, तो सिद्ध तो करना पड़ेगा ना। तो इसके लिए एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है कि अगर हम किसी भी मादा चूहे को, ठीक है, हम किसी मादा चूहे को अगर किसी नर चूहे के साथ रखते हैं, ठीक है, नर चूहे के साथ रखते हैं, तो मादा चूहे का जो ईट्रस साइकिल होता है, ईट्रस साइकिल मीन क्या होता है, रज चक्र,
ठीक है। रज चक्र जो होता है ईस्टर साइकिल वो बहुत इजीली होती रहती है, बहुत इजीली होती है। लेकिन साइंटिस्ट ने क्या किया, उन्होंने इनको मतलब इन मादा चूहों को नर चूहों के साथ रखने से ज्यादा अच्छा उन्होंने समझा इनको बहुत टाइम तक मादा चूहों के साथ ही रखा गया। मतलब सारी फीमेल्स जब एक ही केज में रखी गई तो उन्होंने देखा क्या, साइंटिस्ट ने उन्होंने बहुत अजीब सा एक्सपेरिमेंट किया था इन लोगों पर। तो बहुत अजीब सा रिजल्ट निकल कर आया कि इन मादा चूहे में ये जो फीमेल रेट्स हैं इनके जो ईस्टर साइकिल जो थी, रज चक्र जो थे वो अनियमित हो चुके थे, मतलब इरेगुलर हो चुके थे। और ना सिर्फ इरेगुलर हुए थे बल्कि वो कैसे हो चुके थे, मेनोपॉज की अवस्था तक आ चुकी थी। मेनोपॉज समझते हैं ना, जब रज चक्र की अवस्था खत्म हो जाती है उस दौरान। लेकिन जब उन्होंने क्या किया, जब इन्हीं मादा चूहों को फिर रखा किसी नर के बीच में, नर चूहों के बीच में रखा, तो इन मादा चूहों ने पहले तो स्टार्टिंग में इन नर चूहों के प्रति किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं दिखाई थी। मतलब कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखाया कि हाँ यहाँ पर कोई मेल माइस भी प्रेजेंट है, ऐसा कुछ भी नहीं। लेकिन थोड़े थोड़े टाइम के बाद इन मादा चूहों ने इन नर चूहों के प्रति हाँ थोड़ा सा आकर्षण दिखाना स्टार्ट किया। और जैसे ही उन्होंने आकर्षण दिखाना स्टार्ट किया वैसे ही इनके रज चक्र जो थे वो क्या हो चुके थे, वो रेगुलर हो गए थे, नियमित हो गए थे। और यहाँ तक कि जिनको मेनोपॉज की अवस्था आ चुकी थी उनमें भी रज चक्र की वो स्टार्ट हो चुकी थी। तो इस आधार पर ही वैज्ञानिकों ने क्या कहा कि हाँ फेरोमोन का मैमल्स के व्यवहार पर बहुत 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 ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है। अब ये फेरोमोन यहाँ मैंने तो बात कर दी सिर्फ और सिर्फ आकर्षित करने के लिए, आकर्षित करने के लिए तो बात करती, क्योंकि ये आकर्षित करने के लिए फेरोमोन का सीक्रेशन होता है अपने दूसरे साथी को। लेकिन मैंने स्टार्टिंग में बताया था फेरोमोन का स्रावन सिर्फ और सिर्फ अपने दूसरे साथी को आकर्षित करने के लिए ही नहीं होता, और भी बहुत सारी चीजों के लिए होता है, जिसका मैंने एग्जाम्पल बताया था कि अगर कोई प्राणी अपना सीमा रक्षक दिखाना चाहे, सीमा रक्षक मीन क्या होता है, अपना कोई एक लिमिट बना ले, कोई एक सीमा में कि हाँ यहाँ से लेकर मेरा इलाका है, बस यहाँ पर कोई भी एंट्री नहीं करेगा, तो इस चीज के लिए भी क्या किया जाता है, फेरोमोन का स्त्रावन किया जाता है। और ये फेरोमोन का स्त्रावन जो होता है वो बहुत अलग अलग जगह से किया जाता है। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जाम्पल दे देती हूँ आप लोगों को। एग्जाम्पल के तौर पर हम ले लेते हैं एक डियर को। ठीक है, डियर में क्या होता है, जैसे डियर के पास जनरली कहा जाता है कि फेरोमोन का सीक्रेशन जो होता है ना डियर में, वो जनरली कान, आंख, इनके बीच में कुछ नली होती हैं वहां से होता है, टार्सल से होता है, मेटाटार्सल से होता है, पैरों की तरफ होता है, उनके एनल ग्लैंड्स में होता है। तो चलो एक काम करते हैं, पहले आप लोगों को इसकी पोजीशन दिखा देते हैं। ठीक है, कि डियर में फेरोमोन का सीक्रेशन किन किन जगह से हो सकता है, कहाँ कहाँ पर ये प्रेजेंट रहते हैं ग्लैंड्स।
पहली बात तो फाइनल ईयर फोकस आप अपनी ग्लैंड्स पर करें, डायग्राम पर नहीं, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ आप इस पर ध्यान दीजिए कहाँ कहाँ पर ग्लैंड्स प्रेजेंट रहती है। तो मैं थोड़ी देर पहले ही बताया था कि ग्लैंड्स कहाँ होंगी, एक तो नाक और आंख के बीच में यहाँ, ठीक है। कौन सी होती है ये, फोरहेड ग्लैंड, ठीक है। कौन सी ग्लैंड होती है, फोरहेड ग्लैंड प्रेजेंट रहती है। साथ में इसके एनल रीजन पर भी देखें, यहाँ पे जो टेल होती है वहां प्रेजेंट रहती है एनल ग्लैंड, टार्सल ग्लैंड, मेटाटार्सल ग्लैंड एंड इंटरडिजिटल ग्लैंड। यहाँ पर ये बहुत अलग अलग जगह पर इस टाइप की ग्लैंड्स प्रेजेंट रहती हैं जो किसका सीक्रेशन करती हैं, फेरोमोन का सीक्रेशन करती हैं। और यहाँ पर जरूरी नहीं है सिर्फ और सिर्फ कि सिर्फ अपने दूसरे साथी को आकर्षित करने के लिए ही इन सभी ग्लैंड से एक ही तरह का फेरोमोन स्रावित होता हो, अलग अलग होता है। जैसे अगर ये अपने शत्रुओं को किसी बात का इंडिकेशन देना चाहता है, किस टाइप से इंडिकेशन, लाइक दिस, कि ये मेरा इलाका है, यहाँ पर कोई भी दूसरा एंट्री नहीं करेगा। तो इस तरह का अगर कोई इंडिकेशन, कोई संकेत देना चाहता है तो क्या करेगा, इसके जो इंटरडिजिटल ग्लैंड होते हैं, ठीक है, इनको रगड़ेगा और रगड़ने के बाद वहां पर कोई भी पेड़ वगैरह कुछ भी मौजूद होगा वो वहां पर उनको लगा देगा। कोई भी पेड़ होगा ना तो किसी कहीं पर भी उसके तने में कहीं पर भी जो भी जगह मिलेगी उसको, जहां तक उसका पैर इजीली जाएगा वहां पर उसको सीक्रेशन करने का लगा देगा। और इसी प्रकार से जैसे एनल ग्लैंड है, एनल ग्लैंड का सीक्रेशन वो एक तो अपने साथी को आकर्षित करने के लिए करता है एनल ग्लैंड के द्वारा, और साथ में यहाँ पे जो फोरहेड ग्लैंड होती है इसका भी सीक्रेट, यहाँ से भी जो सीक्रेट होता है वो इसीलिए किया जाता है कि जिससे वो अपने साथी को आकर्षित कर सके। वो यहाँ से स्रावित करके अपने इलाके में क्या करेगा, इस तरह पेड़ों पर कहीं ना कहीं ये फेरोमोन को चिपकाता जाएगा। तो जो इसकी साथी होगी, मतलब जो फीमेल डियर होगी, वो फीमेल डियर क्या करेगी, इस चीज को सूंघते सूंघते इसके पास तक आ जाएगी, ठीक है। इनका जब प्रजनन काल होता है उस दौरान ये इस टाइप की एक्टिविटीज ज्यादा दिखाते हैं। तो इसी प्रकार से फेरोमोन का मैमल्स के बिहेवियर में बहुत 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 ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है क्लास। तो यहाँ पर आज आपका फेरोमोन चैप्टर क्लियर होता है। इसके बाद हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, होप सो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब जो आपके में नया चैप्टर स्टार्ट हुआ है उसका नाम है समाज, ठीक है। अब हम बात करेंगे इससे आगे समाज के बारे में। समाज मतलब होता है सोसाइटी, ठीक है। यहाँ पर जो आपको समाज के बारे में स्टडी करना है वो है एक तो मधुमक्खी। भाई मधुमक्खी के बारे में तो आप लोग ऑलरेडी काफी कुछ जानते भी हैं, और जो नहीं जानते तो थोड़ा बहुत अब तक जान भी चुके होंगे। जैसे अभी लास्ट लेक्चर से भी बताया जा रहा है मधुमक्खी के बारे में, एग्जाम्पल के तौर पर फेरोमोन में बताया था, एपीकल्चर में बताया था बहुत कुछ। तो बस मधुमक्खी के बारे में ज्यादा कुछ ना जानते हुए फिर भी थोड़ा इम्पोर्टेंट ये थोड़ा ज्यादा हो जाता है, इसकी थोड़ा सा समझिएगा, ठीक है। मधुमक्खी, साथ में वानर आएंगे इसमें, ठीक है। जो भी आपके वानर होते हैं ना, मंकीज, वो आएंगे, और साथ में आपके में इसमें है एक और डियर। ये तीन का आपको इसमें स्टडी करना है, ठीक है। समाज में जो स्टडी की जाएगी वो मधुमक्खी, वानर और हिरन के बारे में बताया जाएगा इसमें, कि ये सब भाई आप लोग सब जानते हैं ये सब कैसे हैं, सामाजिक हैं, है ना। तो इन सब का समाज किस तरीके से विभाजित होता है, इनमें कार्य विभाजन किस तरह से होता है, इनकी बॉडी स्ट्रक्चर क्या होता है, और उनमें क्या क्या चीज प्रेजेंट होने की वजह से ये एक समाज का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे अपना मधुमक्खी, बाकी सब बाद में चलते हैं, ठीक है। तो चलें, पहले तो ये पता होना चाहिए कि समाज क्या होता है। देखें, जब किसी भी जाति के प्राणी अपने
देखिए सामाजिक क्या होते हैं, सोशल क्या होते हैं, पहले तो ये समझिए। जब किसी जाति के प्राणी अपनी कॉलोनी के सभी सदस्य, जितने भी सदस्य हैं उसकी कॉलोनी में, उन सबकी भलाई के लिए जब एक कॉलोनी का निर्माण करते हैं, तब वो किस में जाता है, सामाजिक में जाता है। मतलब वो कैसे हो जाते हैं, सामाजिक हो जाते हैं। और इस प्रकार के अगर हम इंसेक्ट की बात करें कि जो सामाजिक इंसेक्ट होते हैं, सामाजिक कीट होते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं, सोशल इंसेक्ट या फिर सामाजिक कीट, या हम कीट की बात कर रहे हैं, इंसेक्ट की बात कर रहे हैं। अगर कोई हम एनिमल लेते हैं तो यहाँ पर प्राणी हो जाएगा, ठीक है, सोशल एनिमल यानी कि सामाजिक प्राणी। ठीक, अब बात आती है समाज क्या होता है। तो समाज में क्लास, जब किसी कॉलोनी के जितने भी वयस्क होते हैं, जितने भी एडल्ट होते हैं, वो एक तरीके का कॉपरेशन दिखाएं, एक तरीके का कुछ इस टाइप की एक्टिविटीज करके इंट्रैक्शन हो इन सब में, चाहे वो किसी भी प्रकार से हो, चाहे प्रतिस्पर्धा के लिए हो, मतलब लड़ाई के लिए हो, कंपटीशन के बेसिस पर हो, तो एक तरीके कॉपरेशन भी हो और साथ में उनमें इंट्रैक्शन हो। इंट्रैक्शन की एक्टिविटी कैसी भी हो सकती है, ठीक है। तो वो सब किसका हिस्सा होते हैं, समाज का हिस्सा होते हैं। क्लियर है। अब हम यहाँ बात करते हैं कि समाज के लिए क्या क्या चीज के लिए जरूरी होती है, समाज बनाने के लिए प्राणियों में किस किस चीज की स्पेशलिटी होती है। तो उसके लिए हम बात करेंगे सबसे पहले परोपकार की। परोपकार, तो क्लास परोपकार का मतलब हो जाता है यहाँ पर, जब कोई भी जाति के, कोई भी जाति, तो कुछ भी हो सकता है भाई, मैं तो स्पेशल कोई भी इंसेक्ट या प्राणी नहीं बोल रही हूँ, तो मैं जस्ट एक एनिमल बता रही हूँ। किसी भी प्राणी के जब वयस्क अपने किसी भी अन्य साथी के लिए कुछ ना कुछ करते हैं, भले ही अपनी भलाई को छोड़कर भी और बिना अपने बारे में सोचे समझे, तो वो किस में जाता है, परोपकार का। मतलब समाज के लिए, समाज का निर्माण करने के लिए परोपकार की भावना का होना बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। इसी प्रकार समाज निर्माण के लिए एक चीज होती है पैतृक रक्षण, होता है ना पैतृक रक्षण। भाई पैतृक रक्षण तो आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा होगा कि पैतृक रक्षण क्या होता है। तो इसमें जो भी समाज के जितने भी एडल्ट लोग होते हैं, जो थोड़े से एल्डर लोग होते हैं, नॉट एडल्ट, जितने बड़े लोग होते हैं, वो हमेशा अपने, अगर हम इंसेक्ट की बात करते हैं तो लार्वा, प्यूपा, एग्स, इन सब की देखभाल करते हैं, ठीक है। और अगर हम नॉर्मल किसी बड़े उसकी बात करें तो उसमें वो अपने इन्फेंट्स का अगर ख्याल रखते हैं, तो किसकी श्रेणी में जाता है, पैतृक रक्षण। पैतृक रक्षण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पेरेंटल केयर। भाई अगर मैं पेरेंटल केयर से बताऊं तो देखिए ये चीज तो समझ में नहीं आएगी शायद। पेरेंटल केयर समझिए आप, पेरेंट्स के द्वारा की जाने वाली केयर पेरेंटल केयर होती है, ठीक है। उसमें जितने बड़े लोग होते हैं अपने से छोटे, उन सबका ध्यान रखते हैं। तो मतलब समाज के निर्माण के लिए पैतृक रक्षण का होना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और साथ में आता है प्रभाविता। भाई देखिए अगर कोई समाज है तो जाहिर सी बात है उसमें कुछ सदस्य भी होंगे, ठीक है। सदस्य हैं तो अगर ज्यादा सदस्य होते हैं तो उसमें एक टर्म आता है प्रभाविता। मतलब उनमें से कुछ सदस्य क्या चीज दिखाएंगे, प्रभाविता का प्रदर्शन करते हैं। मतलब उनमें से कोई ना कोई डोमिनेंट होता है। तो प्रभाविता के नाम पर हम इसने समाज को दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। मतलब डोमिनेंट एंड सब डोमिनेंट, ठीक है। डोमिनेंट और सब डोमिनेंट में मतलब है कि सपोज कीजिए अगर हम अपने फैमिली की भी बात करते हैं, ठीक है, तो उसमें जो सबसे बड़े लोग होते हैं उनमें से कोई ना कोई ऐसा डोमिनेंट तो होता है ना, जो सबको बताता है कि तुम्हें ये करना है या तुम्हें वो करना है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम एक बात करें तो लाइक अ फादर, है ना। फादर जो होते हैं वो कैसे होते हैं, वो होते हैं प्रभावित की कैटेगरी में जाते हैं। मतलब वो जो कहेंगे वही हमें करना होगा। और अगर जिस समाज में प्रभाविता जैसा टर्म नहीं होता है तो वहां का समाज पूरी तरह बिखरा होता है। मतलब जिस घर में अगर फादर नहीं है या फिर जिस घर में कोई ऐसा प्रभाविता वाला कोई टर्म नहीं है
कि मतलब कोई किसी को इंजेक्शन ना देता हो, तो इस उसमें वहाँ के जो बच्चे होते हैं अपनी मनमानी ज़्यादातर करते हैं। आप लोगों ने जनरली एग्जाम्पल देखा भी होगा, है ना, कि अगर जिनकी मदर ज़्यादा बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देती है तो बच्चे थोड़े बिगड़ जाते हैं। कहने की बात यहाँ है, तो बिगड़े नहीं, इसीलिए समाज के लिए सबसे ज़रूरी क्या हो जाता है कि उनमें से प्रभावित जैसे शब्द उनमें हो, उनके समाज में यहाँ पर डोमिनेंट का होना ज़रूरी होता है। ठीक है, सब डोमिनेंट मीन, अगर आपको देखिए ये दोनों टर्म सुनने को मिलेंगे, अभी मैंने समाज में बताया था ना आपको वानर भी पढ़ना है, तो वहां पर एप्स में आपको प्रभावित और अप्रभावित ये दोनों टर्म सुनने को मिलेंगे। ठीक है, जैसे एक और एग्जाम्पल बता देती हूँ इसका। ये हमारा सपोज करो कोई सीमा रक्षण है, ठीक है, ये कोई हमारी सीमा है, ठीक है। अगर इस सीमा में कि जितने भी वानर हैं, ठीक है, जितने भी वानर हैं वो क्या करेंगे, वो हमेशा डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं दूसरे ग्रुप में। भाई तो ग्रुप्स में डिवाइड होते हैं ना वानर, तो हमेशा ये ग्रुप या वो ग्रुप, तो हमेशा जो लड़ाई होती है वो में ग्रुप्स में होती है। मतलब वो आपस में लड़ाई ना करते हुए ज्यादातर प्रतिस्पर्धा करते हैं, मतलब कंपटीशन ज्यादा करते हैं। कंपटीशन का मतलब होता है वो हमेशा एक दूसरे को डोमिनेट करना चाहते हैं, उन पर राज करना चाहते हैं हमेशा। ठीक है, तो समाज के लिए प्रभाविता जैसा टर्म होना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी होता है। देखो अभी मैंने थोड़ी देर पहले सीमा रक्षण बताया, इसका एक और टर्म होता है सीमा रक्षण। हर समाज के लिए सीमा रक्षण होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तात्पर्य ये है कि हर समाज के लिए एक सीमा बनती है और उस समाज के सभी प्राणियों का दायित्व होता है कि उस सीमा की रक्षा करें। ठीक है, जैसे मैं अगर नॉर्मल से एग्जाम्पल लेकर देखूं तो मैं बात करती हूँ अपने इंडिया की। ठीक है, इतने सारे सोल्जर्स क्यों लगे हुए हैं भाई? अगर बहुत सारे सैनिक जो हैं हमारे बॉर्डर पे लगे हुए हैं तो क्यों लगे हुए हैं? कुछ ना कुछ तो रीजन होगा ना। सिर्फ एक रीजन होता है कि वो हमारी सीमा का रक्षण कर रहे हैं, उनको बचा रहे हैं। किससे बचा रहे हैं? बाहरी दुश्मन से, बाहरी दुश्मन से बचाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए तो वो यहाँ पर डटे हुए सारे जवान। अगर ये सारे हट जाएं तो क्या होगा, सारी कंट्री के जो जितने भी जो ज्यादा पैसे होगा, जैसे पाकिस्तान या कोई अदर कंट्री, चीन या कोई अमेरिका वगैरह, वो क्या करेगा, वो इंडिया पे कब्जा कर लेगा, वो वहां पर प्रभाविता का टर्म दर्शाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि समाज के लिए सीमा रक्षण का होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप चाहते हैं कि अपने समाज के सभी सदस्यों को आप सुरक्षा देना चाहते हैं, तो उसके लिए जरूरी है कि आपको सीमा रक्षण करनी ही करनी पड़ेगी। अगर आप सीमा की रक्षा नहीं करते हैं तो एक तो आप अपनी जमीन खो देंगे और साथ में आपके जो छोटे बच्चे हैं या फिर जो बुजुर्ग हैं उन पर अत्याचार बहुत ज्यादा होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि समाज आपका बहुत अच्छा रहे तो उसके लिए आपको सीमा रक्षण करना ही करना पड़ेगा। इसीलिए बाकी के जितने भी देश हैं हमेशा अपनी उनका वो जरूर रखते हैं, ठीक है, सीमा रक्षण जरूर करते हैं। इसी तरह से एक टर्म आप और सुनते हैं, वो है संस्कृति। भाई समाज है तो संस्कृति तो होगी ही होगी। संस्कृति से टर्म से आप क्या समझते हैं? आई डोंट नो, सीरियसली आई डोंट नो कि आप संस्कृति से क्या समझते हैं भाई। लेकिन संस्कृति मतलब होता है ऐसा कोई काम, ऐसा कोई भी एक्शन जो हमारे समाज की भलाई के लिए हो, जो हमारे पूरे समाज में जितने भी समाज में अंदर सदस्य हैं उन सबकी भलाई के लिए अगर कोई काम किया जाए तो वो क्या बन जाता है, धीरे धीरे संस्कृति का हिस्सा बन जाता है। ठीक है, जैसे एक मैं एग्जाम्पल देती हूँ आप लोगों को। कुछ टाइम पहले मैंने एक वो बताया था एग्जाम्पल, जापानी मकाक के बारे में, याद है? जापानी मकाक कौन था भाई? ये जापान के एक टापू पर रहने वाले बंदर थे, जिनमें से क्या किया था, एक छोटे बच्चे ने वो अनाज को लेकर गया था, पानी में डाल दिया था, तो उस अनाज पर रखी हुई जो मिट्टी होती है वो धुल जाती है पानी में, फिर उनमें से चुन चुन के खाता था वो, है ना।
तो ये चीज जो थी, जापानी मकाक के बच्चे ने जो चीज एक एक्टिविटी जो की थी, धीरे धीरे करके जब वो उस पूरी जाति के सदस्यों ने सीख ली थी, तो वही चीज क्या बन गई थी, वहां का संस्कृति बन गई थी। अच्छा, ये चीज हो सकता है आप लोगों को समझ ना आए संस्कृति से इसका एग्जाम्पल। हम हमारी संस्कृति की बात करते हैं, ठीक है। आप लोगों ने जनरली देखा होगा, हम जो हिंदू होते हैं वो हम बहुत सारी चीजें यूज करते हैं, जैसे पैरों में बिछिया पहनी जाती है, जो छातीदार लेडी होती है क्या पहनती है, पैरों में बिछिया पहनती है, और वो हमारी संस्कृति का हिस्सा हो जाती है, धीरे धीरे हो जाती है ना। क्यों हो जाती है, कभी किसी ने जानने की कोशिश की क्यों पहनती है भाई? इसका एक रीजन होता है। एक्चुअली पहले के ज़माने में औरतें बहुत ज़्यादा काम करती थी, जैसे बहुत दूर से पानी भर के लेकर आना, या बहुत बहुत ज़्यादा काम करती थी। तो उनकी क्या होती थी, यहाँ नसें जो होती थी जो उनके शरीर में बहुत सारी नसें होती थी जो दब जाती थी, या फिर क्या होता था उनमें थोड़ी मोच आ जाती थी, रुचक आ जाती थी। तो इन्हीं सब का ध्यान रखते हुए जो हमारे पूर्वज थे, जो हमारे एंसेस्टर्स थे, उन्होंने क्या किया, हमारे पैरों में बिछिया डाली थी, ठीक है। औरतों के पैरों में बिछिया क्यों डाली थी? जस्ट बिकॉज वो वहाँ से जो नर्व्स जाती है ना, वो हमारी पूरी बॉडी में जाती है, तो वहाँ से हमारा सर्कुलेशन बहुत शानदार रहता है। आप कभी भी नेट खोल कर देखिएगा, हमेशा यही चीज़ निकल कर आएगी कि पैरों में बिछिया पहनने से बहुत बहुत ज़्यादा लाभ होता है, उससे हमारा ब्लड सर्कुलेशन बहुत सही रहता है, ठीक है। क्योंकि और पता है, इस चीज़ के लिए भी कहते हैं ना कि हर कोई नहीं दबाता है, पर्टिकुलर इंसान से ही दबाया जाता है। क्यों? उसे पता होता है कि बिछिया पहनाने का एक तरीका होता है, नॉर्मली हर कोई नहीं कर सकता। मालूम पड़े किसी ने थोड़ी तेज दबा दी ना, तो यहाँ से और नर्व्स जाती हैं, वो थोड़ी सी श्रिंक हो जाएंगी और ब्लड सर्कुलेशन में प्रॉब्लम आ सकती है ना। तो ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहे, इसीलिए जगह 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 ये सब चीज़ें की जाती हैं, ठीक है। पहले के ज़माने में क्या करते थे, चोटी रखते थे, है ना। चोटी क्यों रखते थे भाई? क्योंकि कहा जाता है कि जो इंसान चोटी रखता है यहाँ पीछे की तरफ, जो पोनी टेल रखते थे बांधकर, वहाँ पे एकाग्रता का वो रहता है बिंदु केंद्र, है ना। तो केंद्र होने की वजह से उन सब में एकाग्रता आती है, धैर्यता आती है, इसीलिए बनाया जाता है। तो धीरे धीरे जो चीज़ हमारे समाज की भलाई के लिए थी, वो सब चीज़ें किस में आ जाती है, संस्कृति का हिस्सा बना दी जाती है। ये कह दिया जाता है, देखिए ये चीज तो हमारे घर का कल्चर है, आपको करना ही करना पड़ेगा। यही कहा जाता है ना, चाहे आप कोई सा भी अपने घर कोई भी कल्चर उठा ले, आप जरूर ध्यान दीजिएगा कि उसमें कुछ ना कुछ भलाई ही छुपी होगी, ठीक है। चाहे वो कोई भी प्रथा हो, कुछ भी हो, लेकिन कुछ चीजें संस्कृति का हिस्सा अगर हो जाती है ना, तो वो इसी कारण से होती है कि वो हमारे समाज के लिए बहुत ज्यादा अच्छी होती है, जस्ट बिकॉज इट, ठीक है क्लास। होप सो आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा कि जो नया चैप्टर स्टार्ट किया है, अरे दिख ही नहीं रहा इनको, तो ऊपर मैंने लिखा क्या था भाई, समझ। हाँ प्रियंका, सविता, समझ में आ रहा है ना बेटा आप लोगों को? जल्दी जवाब दें आप। अच्छा, फाइनली अगर रिजाइन कीजिए प्लीज। यस मैम, गुड।